So now let's move on to next question. Question number 31. In the context of shipwreck tourism, shipwrecks in Indian waters have been explored at Sunchi Reef, Ami Shoals, and Grand Island. Where are these locations? Option A, off the coast of Goa. Option B, off the coast of Lakshadweep. Option C, Tamil Nadu. And option D, कोस्ट ऑफ उड़ीसा. देखिए शिप रेक टूरिज़म मैंने कभी मतलब ऐसे डायरेक्टली कभी पढ़ा नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि शिप रेक जो है मतलब वो ज़्यादा जो डीप वाटर्स है जो कि ओशन के आसपास है वो वेस्टर्न कोस्ट में. तो मुझे ये था कि या तो गोवा होगा या फिर लक्षद्वीप होगा. अब मुझे ये इसमें डाउट हो रहा था, तो मैंने जो ये सुंची रीफ, आमी सोल्स और ग्रैंड रीफ और सोल्स जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि लक्षद्वीप जो है वो बेसिकली पूरा रीफ से बिल्ड हुआ है, तो मुझे लगा कि उसी के आसपास होगा. तो इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शन बी को मार्क किया. ठीक है, और इसको बाद में रिव्यू के लिए इनसर्कल भी किया. क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. द G20 मेंबर्स प्रेजेंट. नंबर 1, अराउंड 85% ऑफ टोटल GDP. ये G20 एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ था, तो 85% ऑफ टोटल ग्लोबल GDP जैसे ही मेरे आया मुझे क्लिक हो गया कि हाँ ये सही है. फिर अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ये मुझे डाउटफुल लग रहा था, मुझे ये याद था कि 70 to 75% था, तो इसलिए इसे ये मुझे गलत लग रहा था. और तीसरा अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये भी सही लग रहा था. तो मैंने 1 और 3 को सही मार्क किया और इसके हिसाब से ऑप्शन बी ये 1 और 3 ओनली कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सिनरी ग्रुप. ऑप्शन ए सर्जी सोइगू. ऑप्शन बी युवगिनी प्रेगोजिन. ऑप्शन सी अलेक्जेंडर लुकासेंको. एंड ऑप्शन डी व्लादिमीर जेलेंस्की. तो मुझे ये याद था कि युवजिनी प्रेगोजिन जो अभी मतलब वो वहाँ पे कूप का भी अटेम्प्टेड कू था वहाँ पे रशिया में, तो इनका नाम आया था, तो मुझे ये याद था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय. तो मुझे ये बहुत अच्छे से याद था कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, तो मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मार्क कर दिया. Next question. Which one of the following statements regarding Queen Elizabeth II of the United Kingdom is correct? ठीक है. She reigned for 70 years and died at the age of 96 years. She reigned for 68 years and died at the age of 94 years. She reigned for 72 years and died at the age of 92 years. And she reigned for 66 years and died at the age of 90 years. तो मुझे मतलब ये बहुत कुछ याद नहीं था कि क्या उनका एज था, लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था, जब उनका मतलब निधन हुआ था और उसके बाद जब वो स्टेट सेरेमनी चल रहा था, तब उस टाइम पढ़ते हुए मुझे इतना याद था कि मैंने एक चीज़ ये फैक्ट नोटिस किया था कि अगर वो 4 साल और जी जाती तो उनका 100 ईयर्स हो जाता. ये मेरे दिमाग में था. तो फिर मुझे ये दिखा कि हाँ उनका एज मतलब 96 ईयर्स था. तो 96 ईयर का एज का एक ही ऑप्शन था, दैट इज़ ऑप्शन ए, और मैंने उसे तुरंत मार्क कर दिया. ठीक है, तो ये ऐसे बना. मुझे नहीं पता था कि कितने साल उन्होंने रेन किया था, बस मुझे वो एज वो रिमेनिंग फ्रॉम 100 ईयर्स से क्लिक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द थीम ऑफ डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात. ऑप्शन ए इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब. ऑप्शन बी पाथ टू प्राइड. ऑप्शन सी सिनर्जी फॉर डिफेंस. एंड ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता. ठीक है, तो आत्मनिर्भरता और पाथ टू प्राइड में मुझे लग रहा था कि मतलब ये दोनों हो सकता है. आत्मनिर्भरता अभी हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ रिलायंस हर चीज़ में आ रहा है, लेकिन कहीं मैं जब ये पढ़ रहा था, कोई मैगज़ीन में पढ़ रहा था, तो मुझे ये पाथ टू प्राइड वर्ड क्लिक कर गया कि ये मैंने कहीं पढ़ा है, और इसी कारण से मैंने इसमें 36 के बी में ऑप्शन बी पाथ टू प्राइड को मार्क किया. ठीक है, नाउ मैं मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. द 3 days सेलिब्रेशन ऑफ थंडीग्यूट फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री. तो ये मुझे मतलब उस टाइम थंडीग्यूट फेस्टिवल सुना ही नहीं था कभी, पहली बार सुन रहा था यहाँ पे, तो मैंने इसे उस टाइम के लिए स्किप कर दिया कि मुझे तो ये पता ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 38. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइट हाउस. स्टेटमेंट 1. द एड्रेस ऑफ वाइट हाउस इज़ 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू. स्टेटमेंट 2. इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ USA. Statement 3. On November 1, 1800, John Adams became the first president to take residence in the building. And option 4. इट इज़ अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी. ठीक है, तो वाइट हाउस तो मतलब बहुत ही कॉमन टर्म है, लेकिन बहुत बार आदमी सुनता है कि हाँ भाई US के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है और वो उनका वर्क प्लेस भी है, और इस चीज़ को मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़ और मूवी में भी देखा है. तो 2 तो मेरा श्योर था कि हाँ 2 सही है. तो फिर मैंने ऑप्शंस पे देखा कि 2 किस किस ऑप्शन में है.
तो 2 जो है वो देखो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, ए और सी में नहीं है। तो ए और सी तो पहले ही मैंने रूल आउट कर दिया कि ये और ये तो नहीं होगा। अब देखो 2 बी और डी में 2 और 3 दोनों है, तो मुझे ये नहीं पता था कि पहला प्रेसिडेंट मतलब वो जॉन एडम्स ने पहली बार उसमें रेसिडेंस लिया था, लेकिन चूंकि 3 दोनों में है तो 2 3 हो गया। और 4 थोड़ा एक जेनरिक टाइप का स्टेटमेंट है, इट इज़ ए सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो ऑब्वियसली वाइट हाउस जो है वो प्रेसिडेंट का, यूएस प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है, मतलब तो स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी का, तो वो ऑब्वियसली वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी होगा। तो इसलिए मैंने 4 को भी करेक्ट माना और मैंने फिर 38 का आंसर डी मार्क किया। ठीक है, मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट पता था और उसके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग ऑप्शन ए इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी किट्स इन मोटर कार्स, ऑप्शन बी installation of water meters in urban households, option C a billing mechanism for solar energy by consumers for the electricity they add to the grid, and option D use of piped natural gas in the kitchens of households। ठीक है, तो मतलब सीएनजी किट, मोटर कार, वाटर मीटर इन अर्बन हाउसहोल्ड, बिलिंग में सोलर एनर्जी और पाइप नेचुरल गैस। तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब सोलर एनर्जी से थोड़ा मैं ऐसे एसोसिएट कर पा रहा था। मुझे एक याद था कि स्कीम आया था कि मतलब जितना भी ग्रिड में एनर्जी सप्लाई करेंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर, वो उनके बदले में उनको वो उनके बिल में डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कुछ मीटरिंग का याद था कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड था। उसके बाद प्रमोशन भी आ गया, तो फिर मुझे ये लगा कि हाँ ये दोनों लिंक हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये ऑप्शन सी बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड, यहाँ पे ऐड टू द ग्रिड भी आ गया था, तो इस कारण से मैंने सी मार्क किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैजेंटा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कलर और उसके कम्बिनेशन पे था। ठीक है, तो मैजेंटा एक कलर्स जो थे मैजेंटा, टील, मोवे एंड श्यान। ठीक है, तो मुझे इसमें श्यान का पता था कि वो ग्रीनिश और ब्लूइश होता है, तो श्यान के बारे में मैं श्योर था कि हाँ ग्रीन एंड ब्लू होगा। तो डी का 1 मैं श्योर था कि हाँ डी का 1 होगा। उसके बाद इसमें से फिर मैं मैजेंटा जानता था कि वो थोड़ा सा रेड और ब्राउन के बीच टाइप का कलर है, तो मुझे वो उसका थोड़ा सा रेड एंड ब्लू का वो था एक, मतलब कहीं देखा भी था, वो ध्यान था। तो मतलब मैजेंटा पे मैं थोड़ा अराइव कर गया कि चलो ठीक है ए का 2 होगा। तो ए का 2 और डी का 1 मैंने ऐसा ऑप्शन खोजा, तो ऐसा मान लो ये ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखो दोनों में ए 2 है और डी 1 है। ठीक है, अब टील और मोवे ये दोनों कलर मेरे लिए अननोन था, तो मेरे लिए मतलब 50-50, अब 3-4 कोई एक ले, तो मतलब पता नहीं क्यों मैंने लीप ऑफ फेथ लेके मतलब सोचा बी में टील जो है वो मतलब ब्लू ग्रीन एंड वाइट होगा और मोवे जो है वो ब्लू रेड और वाइट होगा, और ये सोच के मैंने ऑप्शन ए को मार्क कर दिया और बाद में रिव्यू के लिए भी रखा था इसे। तो ये मैंने मतलब लीप ऑफ फेथ लेके ये क्वेश्चन को मार्क कर दिया था ऑप्शन ए को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the deep sea submersible that imploded during an underwater voyage to the Titanic wreckage? ठीक है, ये अभी मतलब जून का मतलब मई जून टाइप का इंसिडेंट था, मैं कहीं पे था और न्यूज़ आया था, मुझे याद था कि उसमें मतलब वो लोग गए थे वो टाइटैनिक के रेकेज को देखने के लिए, और उसमें कुछ लोग मतलब गुजर गए, उसमें पाकिस्तान के भी कुछ शायद थे लोग। तो मुझे ये इंसिडेंट अच्छे से याद था कि हाँ कुछ तो टाइटैनिक रेकेज का था, लेकिन मतलब मुझे ये लगा कि जब मैंने ऑप्शंस देखा तो एल्विन, फैल्कन, ट्राइडेंट और टाइटन, तो थोड़ा सा मैं इसमें ओवर थिंक कर गया। मैंने सोचा कि मतलब टाइटन तो नहीं होगा, तो थोड़ा सा जो नाम मुझे एसोसिएटेड लगा कि हाँ ट्राइडेंट हो सकता है, तो मैंने ट्राइडेंट मार्क कर लिया। ठीक है, अब पता नहीं ये मतलब मुझे लगा, ये भी मैंने अपने इंस्टिंक्ट पे मार्क किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटवेयर और फैशन एसेसरीज़ और उसके डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो एक तरफ थे बेरेट, स्टाइलेटोज, एविएटर्स, चिंगॉन और ब्रोग। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले जो हिट किया वो एविएटर्स मुझे याद था, मतलब थोड़ा सा बचपन से थोड़ा सा एक देखा हूँ, सन ग्लासेस देखा हूँ, तो मुझे एविएटर्स का पता था कि ये एक टाइप ऑफ सन ग्लासेस है। तो मैंने देखा कि सी और 2 में कौन कौन सा है, तो देखो सी और 2 में ऑप्शन बी और सी है, तो मतलब ए और डी तो नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने सोचा कि अब चलो एक हो गया, अब और कुछ देखता हूँ जो मुझे मतलब इसमें समझ में आए। तो मुझे थोड़ा सा बेरेट का याद आया, मतलब मैं कोई वेब सीरीज़ देख रहा था, उसमें मैंने ये बेरेट वर्ड सुना था, वो कुछ मिलिट्री से रिलेटेड वेब सीरीज़ था जिसमें वो मिलिट्री का जो कैप था उसे बेरेट बोलते हैं।
तो वहाँ से मुझे ये याद आया कि अच्छा बेरेट तो मतलब ये हैट टाइप का एक चीज़ है, मतलब हेड वियर टाइप का है। तो इस टाइप से एक ऑप्शन ए का जो है वो 3 निकल के आया, ठीक है, ए का 3। तो मैंने देखा कि इसमें ए में 3 है तो बी और सी में सिर्फ एक, बी में ए का 3 है। तो मैंने तुरंत बस यही 2 ऑप्शन के बेसिस पे ऑप्शन बी को मार्क कर दिया। मुझे नहीं पता था कि स्टाइलेटोज़ क्या होते हैं, चिंगॉन क्या होते हैं, ब्रोग क्या होते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने मार्क कर दिया और ये आंसर पे अराइव किया। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी सरजेवो, ऑप्शन सी एथेंस एंड ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। तो ये मुझे काफ़ी मतलब वेग सा, काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन लगा। मतलब कौन से फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब इमीडिएट फॉर्मर कौन से प्रेसिडेंट, कहाँ उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? नंबर 1 फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, नंबर 2 वीनस रोजवाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी, नंबर 3 रॉलन गैरोस यूएस ओपन एंड नंबर 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन डेफने अखस्ट मेमोरियल कप। ठीक है, ये देखो अलग सा क्वेश्चन, मैं वहाँ पे भी हंस रहा था कि मैं बार बार विनर को याद कर रहा हूँ और यहाँ देखो मतलब टूर्नामेंट का ही नाम पूछ लिया गया है। तो ये मुझे बेसिकली बहुत याद नहीं था। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लॉजिक लगाया कि मैं ये लगा सकता था, उस टाइम दिमाग नहीं काम किया। और मैंने क्या लॉजिक लगाया अभी जो वहाँ पे लगाया था पहले वो बताता हूँ। तो जब मैंने फ्लशिंग मीडोज़ देखा ना, हाँ, तो जब मैंने ये फ्लशिंग मीडोज़ पढ़ा ना, तो मतलब मुझे लगा कि फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे होता है, ठीक है, क्ले कोर्ट मट्टी, और मीडोज़ मतलब वो थोड़ा सा मतलब वो फॉरेस्ट टाइप का। तो वो मुझे फीलिंग आया कि मतलब ये फीलिंग लगा कि मिट्टी और ये मीडोज़ मतलब जो वो छोटे छोटे पौधे हैं वो मतलब ये कुछ रिलेटेड होगा। तो मुझे लगा कि 1 करेक्ट होगा। तो फिर मैंने ऑप्शंस देखने लगा, तो इत्तेफाक से ऑप्शन एक ही ऐसा था जिसमें कि 1 करेक्ट था, ऑप्शन ए 1 एंड 2। तो इस कारण से मैंने फिर वो ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने ऑप्शन 44 का ए को मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ completed the mother tongue survey of India in November 2022 with field videography of countries how many languages? ठीक है, अभी मैं हाल ही में कोई पेपर जो अभी हाल ही में कंडक्ट कराया गया था उसको मैं देख रहा था, शायद वो EPFO का था। तो मुझे याद आया कि उसमें ये क्वेश्चन था। तो मुझे मतलब ये याद था कि हाँ 233 नहीं है, 576 या 984 होगा। तो मैंने 576 मुझे लग रहा था कि हाँ 570 कम भी होना चाहिए और ये अप्रॉक्सीमेटली 600-700 के अराउंड मुझे लग रहा था। तो मैंने ऑप्शन सी 576 को मार्क किया, लेकिन मैंने इसे रिव्यू के लिए इनसर्कल किया कि अच्छा बाद में एक बार फिर से देखूंगा। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को टैकल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन proposed state level committee for vulture conservation proposed by the National Action for Protection of Vultures in India? ठीक है, तो मुझे ये मतलब कमेटी का पता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मतलब वल्चर मतलब गिद्ध जो है, मैंने वो मतलब वो रामायण का जटायु मेरे दिमाग में आ गया और मुझे लगा कि मतलब ऐसे भी ये था कि मैंने पढ़ा था कि जो गिद्ध है वो सदर्न इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने देखा कि सदर्न इंडियन स्टेट में सिर्फ एक तमिलनाडु है। तो मैंने उस टाइम ये तमिलनाडु को मार्क किया और इसे बाद में देखने के लिए इनसर्कल भी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जाइंट टॉर्टोइजेज मोनोरिया एमिस, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइज स्पीसीज इन मेनलैंड एशिया, वर रिसेंटली रिलीज इनटू विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए एंतांकी नेशनल पार्क, ऑप्शन बी पेरियार नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पेंच नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी खानचेनजोंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मतलब ये जो बहुत जाइंट टॉर्टोइज है, तो मतलब जाइंट टॉर्टोइज जनरली मतलब मुझे लगा कि मैंने इस पर दिमाग लगाना चालू किया कि उन मतलब रॉकी टेरेन्स में तो नहीं रह सकते हैं, थोड़ा उनको प्लेन टेरेन चाहिए। तो मैंने देखा कि एंटांगी मतलब ये पता था कि ये नागालैंड में है, मुझे ये पता था। तो मुझे लगा ये तो रॉकी, ये तो मतलब माउंटेनियस हो गया, तो इसमें नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि पेरियार, तो पेरियार भी मुझे याद था कि मतलब वेस्टर्न घाट्स रीजन में, तो ये भी अनइवन टेरेन है, तो ये भी नहीं होगा। और खानचेनजोंगा ये भी सिक्किम में है, तो मुझे लगा ये भी अनइवन टेरेन है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए मैंने पेंच जो कि मध्य प्रदेश में, मुझे लगा ये प्लेन है एरिया है, तो इसके लिए मैंने ऑप्शन सी को मार्क कर दिया और इस पर मैंने मतलब सोचा भी नहीं कि हाँ, और इसको मार्क कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये मुझे याद था कि अभी हाल ही में मतलब यूएस का कुछ एक स्टेटमेंट आया था, उसके कुछ एक ऑफिशियल का, जिसमें उन्होंने अफर्म किया था कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो इसलिए मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़ा और ऑप्शन ए को यूएसए को मार्क कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, इंडियाज़ रुद्रांश बाला साहेब पाटिल वॉन विच मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट द ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन कैरो। ठीक है। तो मतलब ये मुझे ऐसे याद था कि मैंने ये मतलब ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप रुद्रांश RCG, मैंने ऐसे मतलब जब पढ़ रहा था तो बार बार RCG मैं कर रहा था, रुद्रांश कैरो गोल्ड। तो मुझे उस तरीके से ये याद था और इसलिए मैंने 49 का ये कैरो गोल्ड मार्क किया ऑप्शन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 emphasizes the integration of vocational education into mainstream education from which grade onwards? Option A grade 6, option B grade 8, option D grade 10, option C grade 10 and option D grade 12। ठीक है। तो मुझे ये याद था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, जैसा कि मतलब जो उस टाइम ये डिस्कशन भी हो रहा था कि गांधी जी भी ऐसा ही चाहते थे कि कुछ एक स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन मिले मतलब नीचे लेवल से। तो मुझे ये था कि या तो ग्रेड 6 होगा या फिर ग्रेड 8 होगा। तो मुझे लगा कि मतलब ग्रेड 8 थोड़ा सा लेट हो जाएगा और मुझे मतलब थोड़ा कहीं से क्लिक कर रहा था कि मैंने भी ग्रेड 6 ही पढ़ा है। तो मैंने ग्रेड 6 मार्क किया और इसे एक बाद में एक रिव्यू के लिए इसे इनसर्कल भी किया। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्रीज़। ठीक है। तो मुझे याद था कि 2 ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी हाल ही में साइन हुए उसमें ये इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट था जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया गया था, और एक सेसा था कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट जो कि UAE के साथ साइन किया गया था। तो मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़ा और डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया मार्क कर दिया था। Question number 52, the Plain Language Act was passed by which of the following countries recently, which requires government official to use simple and easily understandable English language in official documents and websites? Option A Australia, option B Ireland, option C New Zealand and option D Germany। ठीक है। तो ये मतलब मुझे थोड़ा एक प्रोग्रेसिव एक अच्छा लेजिस्लेशन लगा, ऑल्दो मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन मुझे एक प्रोग्रेसिव एक अच्छा लेजिस्लेशन लग रहा था। तो मुझे एक मतलब ऑस्ट्रेलिया, मुझे एक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने इसे और पढ़ा भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसे स्किप किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया। क्वेश्चन नंबर 53, Tilliardembe fossils of world's first plant pollinators called Tilliardembids were discovered recently in which country? Option A Greece, option B India, option C Russia and option C China। ये मैं सच बताऊँ तो ये फॉसिल मैंने इस पेपर से पहले कभी सुना नहीं था और कोई आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली स्किप किया। क्वेश्चन नंबर 52, द लिस्बन डिक्लेरेशन विच मेड हेडलाइंस इज एसोसिएटेड विथ द कंजर्वेशन ऑफ विच एंटिटी? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी ओशियंस एंड ऑप्शन डी फ्रेश वाटर ग्लेशियर। तो लिस्बन डिक्लेरेशन मुझे मतलब जैसे ही मैंने ये पढ़ा मुझे क्लिक कर गया था ओशियन, मुझे याद था कि ये ओशियन से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहाँ पे ये डिक्लेरेशन आया था, तो मैंने ऑप्शन सी को मार्क किया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है। तो ये मतलब मुझे याद था कि हाँ मैंने मतलब वो 2017-18 में शायद UPSC में ये क्वेश्चन भी आया था, तो मुझे याद था कि मतलब हॉर्स जो है वो इंडस वैली पीपल को नॉट नोन है, तब इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन बी को मार्क किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी रेड फोर्ट, ऑप्शन सी इंडिया गेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखो मुझे ये तो याद था कि हाँ रेड फोर्ट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कुतुब मीनार जो है वो मतलब वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब मुझे इंडिया गेट पे डाउट था, तो फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने मतलब इंडिया गेट के बारे में, मैं इंडिया गेट मैं गया भी हूँ दिल्ली में जब मैं रह रहा था, फिर बहुत याद किया, मैंने पढ़ा कि हाँ कहीं उसके बारे में मतलब 36-37 मैंने एक बहुत बार रीड किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लेकिन कभी बाई हार्ट याद नहीं किया। तो मुझे लगा कि हाँ मतलब ये इंडिया गेट नहीं है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को मार्क किया। मतलब एक्चुअली
यही मेरा राइट नॉट ए यूनेस्को हेरिटेज साइट, इसलिए मैंने इसको मार्क किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जैसे ही मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा, मुझे याद आ गया कि ये जो है आयरलैंड से बोरो किया गया था। तो मैंने 57 ऑप्शन भी नहीं पढ़ा और 57 का सी मार्क कर दिया, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन 1974, 1975, 1976 एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो मुझे ये याद था कि पहले वो एक एसोसिएट हुआ था इंडिया से, और उसके एक साल बाद जो है वो फुल फ्लेजेड स्टेट बना था। पहले मतलब सारा पूरा ट्रांसफ़र नहीं था, कुछ सर्टेन पावर्स इंडियन यूनियन के पास था। अब मुझे ये भी याद था कि 70s में ही था, 74, 75, 76 ये तीनों मेरे मतलब इसमें चल रहे थे। तो फिर वो मुझे लगा कि 1976 में तो मतलब वो इमरजेंसी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, तब ये 74, 75 मेरे दिमाग में क्लिक किया और मैंने फिर वो ऑप्शन बी मतलब 74 में वो हाफ स्टेट बना, हाफ पार्ट ऑफ इंडिया बना, और 75 में फुल फ्लेजेड स्टेट बना, इसलिए मैंने ऑप्शन बी को 1975 को मार्क किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज़ द कॉस्टलीस्ट? यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर। ठीक है। तो ये मतलब एक्सचेंज रेट मैं अक्सर पेपर पे पढ़ते रहता था, तो इसलिए मुझे याद था कि यूएस डॉलर और यूरो जो है वो तो मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है, पाउंड स्टर्लिंग ऑप्शन बी। यूएस डॉलर मतलब उससे कम थोड़ा यूरो रहता है और उससे कम यूएस डॉलर रहता है। तो ये मतलब मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग से ये थोड़ा याद रहा था। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2030 एंड ऑप्शन डी 2047। तो ये मुझे मतलब उतना याद नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मतलब ये 22, 2024 ये तो बहुत नज़दीक हो जा रहा है, इतना जल्दी तो बिहार गवर्नमेंट मतलब मैं थोड़ा सा मतलब इसमें पेसिमिस्टिक हो गया। तो मुझे फिर वही सी और डी में लग रहा था, फिर लगा कि 2047 तो बहुत दूर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 60 का सी 2030 मार्क किया। ठीक है। दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस इन मार्किंग ऑप्शन सी for question number 60. Now let's move on to next question.